गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में अकॉर्डिंग टू बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म, व्हाट डू यू मीन बाई आइसोमेरिज्म? organic compounds having same molecular formula, same molecular weight, same structure formula, but having different physical and chemical properties, are known as isomer, and this concept is known as isomerism। समझ में आ गया? तो भाई सभी कार्बनिक यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट या स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो कंपाउंड आपस में आइसोमर कहलाते हैं। समावयवी क्या कहलाते हैं? आपस में समावयवी कहलाते हैं। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? समावयवता, आइसोमेरिज्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग दो कंपाउंड की बात करें, एक आपके पास है एथेनॉल और एक आपके पास है ईथर। इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O। दोनों में दो कार्बन है, एक और दो, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 1 6, और 3 और 3 1 6, और दोनों में एक ऑक्सीजन है। इट मीन्स इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। क्या होंगे? समावयवी होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। तो ये जनरल कंसेप्ट है आइसोमेरिज्म का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो हम लोग एक बार पिक्टोरियल थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारी आइसोमेरिज्म होती है वो बेसिकली दो टाइप की होगी स्टार्टिंग में। एक हम लोग जो पढ़ते हैं हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, STRUCTURA, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी जो हमारी होती है वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रख लेना। जो आइसोमेरिज्म हमारी होगी वो बेसिकली दो टाइप की होगी, एक हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कौन सी आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें स्टीरियो आइसोमर या स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है, ये फिर से दो टाइप की होती है। एक होती है
कन्फर्मेशनल और दूसरी जो होती है वो होती है कॉन्फिगरेशनल। ये ध्यान रख लेना, दो टाइप की आइसोमेरिज्म होगी, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये जो आइसोमर होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या जो कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, नोट सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग ये देख सकते हैं। सपोज एक बार बताता है, फॉर एग्जांपल ये कोई आइसोमर है आपके पास ABC और सपोज यहाँ पे है हमारा XYZ और एक दूसरा कंपाउंड है इसके साथ हमारा इसी का कन्फर्मर, सपोज वो है AB और C और यहाँ पे है XY और ये Z। ठीक है, तो इन दोनों कन्फर्मर्स की बात करें हम लोग तो इन दोनों कन्फर्मर्स को इस सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से, कौन से बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हम लोग जब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तब बता देंगे आपको। तो इन दोनों आइसोमर को हम लोग एक सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से, फ्री रोटेशन से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जबकि जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं आपके, अगर उन आइसोमर की बात करें हम लोग तो यहाँ पे अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लें कॉन्फिगरेशनल में, तो सपोज ये आपका कार्बन है, इस पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक अबोव द प्लेन, एक सपोज ये ABC और ये D। और अगर हम लोग एक दूसरा कॉन्फिगरेशन ले लें यहाँ पे इसका, सपोज ये A, ये B, ये D और ये C, ये दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर है, लेकिन इन दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर को एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी बॉन्ड को ब्रेक ना किया जाए। तो जो मेजर डिफरेंस है कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल का वो क्या है कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं और जो कॉन्फिगरेशनल हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो एक जनरल आइडिया दिया है, बाकी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल की अलग अलग। अब जो हम लोग आगे अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर की अलग स्टडी होगी और कॉन्फिगरेशनल की अलग होगी, डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अगर हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फिर दो टाइप की होगी, और जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होगा वो एक होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आपका होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रखें कि जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होगी वो हमारी फिर से दो टाइप की होगी, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। हिंदी में इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्यामितीय समवायता और इसको बोलते हैं प्रकाशिक समवायता। ये ध्यान रख लेना। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म का जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर में। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फिर दो टाइप की होगी, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। और जो कॉन्फिगरेशनल है फिर दो टाइप की होगी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो सबसे पहले आपके सिलेबस में दे रखा है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और वैसे भी देखो अगर हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो हमें एक जनरल कंसेप्ट पहले डिस्कस करना होगा। वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है अगर हमें तो एक जनरल वर्ड हम लोग पढ़ते हैं
कायरल कार्बन, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कायरल कार्बन? देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जो कार्बन है वो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? बेसिकली 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। और जब ये चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इन हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मस्ट कंडीशन है, कोई भी कायरल कार्बन का मतलब क्या है? कोई भी बेसिकली कोई भी कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, या कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप में जुड़ी हुई हो, तो ये जो कार्बन होगा उसको बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। ये ध्यान रख लेना, क्या बोलते हैं इसको? कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है, ठीक है। अब देखो जो दूसरा कंसेप्ट है हमारा, कायरल कार्बन समझ में आ गया कि कायरल कार्बन क्या होगा। तो कायरल कार्बन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई हो, मीन्स चारों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट ग्रुप से या डिफरेंट एटम से बने हुए हो, उसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। अब देखो ये जो कायरल कार्बन है और इसकी जो चारों वैलेंसी है उसको हम लोग 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसमें? 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्चुअल में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो है क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन उनके जो बॉन्ड्स हैं या जो ग्रुप्स उनसे जुड़े हुए हैं उनका 3D अरेंजमेंट कैसा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें क्या पढ़ना है कि कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, बट उनका जो बॉन्ड्स हैं उनका जो 3D अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का वो क्या हो? बिल्कुल डिफरेंट हो, उनका अरेंजमेंट्स डिफरेंट हो। जैसे कार्बन है, कार्बन की चारों ग्रुप हैं, तो चारों ग्रुप्स अपने आप को 3D में कैसे अरेंज करेंगे? इस टाइप की इस आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो क्लियर है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है या जो 4 बॉन्ड है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो सकते हैं, उनको हम लोग 3D में कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनको जो रिप्रेजेंटेशन है, जिस फॉर्मूले से या जिस तरह से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्या बोलेंगे उनको? प्रोजेक्शन फॉर्मूले। तो ध्यान रखना, एक नया कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूले। और प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं भाई? किसी भी 3D स्ट्रक्चर को हम लोग 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी 3D स्ट्रक्चर को 2D में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जैसे हमारे जो कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, और ये चारों बॉन्ड अपने आप को 3D में अरेंज करके रखते हैं। लेकिन इन 3D में अरेंज होने के बावजूद भी हम लोग बोर्ड पे या कॉपी पे इनको 2D में कैसे अरेंज करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। और ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं बेसिकली 4 टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूले होंगे। नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वार्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और एक हम लोग बात करेंगे वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इन प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो लेंगे वो है हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है हमारा? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये ध्यान रख लेना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
देखो ध्यान रख लेना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है उसको ये लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसको इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे जो सेंटर है, ये जो लाइन है हमारी, ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है, इनका जो ये पॉइंट है वो हमेशा कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। कौन से सेंटर को रिप्रेजेंट करता है? कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। और इनमें से जो दो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, वो हमेशा अबोव द प्लेन माने जाते हैं इस टाइप से। और ये जो दो बॉन्ड है वर्टिकल वाले, वो हमेशा बिलो द प्लेन माने जाते हैं। ये ध्यान रख लेना, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बेसिकली ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। लेकिन जब हम लोग इंटर कन्वर्ट करेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूले को, या जब हम लोग और स्टडी करेंगे, तो ये जो दोनों बॉन्ड हैं हॉरिजेंटल वाले, उनको हमेशा टुवार्ड्स द व्यूअर समझा जाएगा। ये दोनों बॉन्ड देखने वाले की तरफ होते हैं, व्यूअर्स की तरफ होते हैं। और ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो बैक साइड में माने जाते हैं। इनको बी की हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे F से हम लोग इनको शो कर सकते हैं। ये दोनों बॉन्ड पीछे की तरफ होते हैं और ये वाले दोनों बॉन्ड आगे की तरफ होते हैं। एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है इसकी, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं वो अवे फ्रॉम व्यूअर होते हैं, और ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो टुवार्ड्स व्यूअर होते हैं। ये ध्यान रख लेना। एक और इम्पोर्टेंट लाइन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्टिकल लाइन है, जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये वाली जो लाइन है, उस पर हमेशा हम लोग रूट चेन को लेते हैं। जब आपके कंपाउंड को हम लोग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में शो करेंगे या प्रदर्शित करेंगे, तो जो आपकी रूट चेन होगी, मेन जो कार्बन चेन होगी, उसको इस सीरीज पे, सॉरी इस लाइन पे लेंगे। कौन सी लाइन पे लेंगे? वर्टिकल लाइन पे लेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग अपने आप में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। तो दो चीज़ें आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ध्यान रखनी है कि जो आपके दो ग्रुप है, जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा इस टाइप से शो किया जाएगा। ये कायरल कार्बन को शो करेगा और ये कायरल कार्बन को शो करेगा। तो इसमें जो दोनों बॉन्ड हैं हॉरिजेंटल वाले, वो हमेशा आगे की तरफ होते हैं टुवार्ड्स द व्यूअर, और ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं वर्टिकल लाइन वाले, वो अवे फ्रॉम व्यूअर होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट लाइन कि ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो हमेशा रूट चेन को शो करता है। ये ध्यान रख लेना, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो एक जो और इम्पोर्टेंट थिंग है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, कि अगर हम ऐसा एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या चेंज करें कि हमारा जो ओरिजिनल कंपाउंड है या ओरिजिनल जो कंपाउंड है वो सेम रहे, उसके 3D अरेंजमेंट और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कोई चेंज ना हो। ये ध्यान रख लेना। तो इसके लिए देखो 3 रूल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है इवन नंबर एक्सचेंज, इवन नंबर पेयर एक्सचेंज। इवन नंबर पेयर एक्सचेंज क्या है? देखो कि अगर आपके पास ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये आपका स्टार है और यहाँ पे है A B C और D, तो A B यहाँ पे इवन नंबर पेयर एक्सचेंज का मतलब है कि इवन नंबर में, जैसे 2 4 6 8, इवन नंबर पेयर में हम लोग कोई भी 2 चेंज कर दें। सपोज हम लोग इसमें 2 चेंज करें, इन दोनों ग्रुप्स को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर दें। जब इनको हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? देखो यहाँ से A की जगह B आ जाएगा, B की जगह A आ जाएगा, C की जगह D आ जाएगा और D की जगह C आ जाएगा। तो देखो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम होगा, इनके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। ये और ये बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस करें यहाँ पे, तो अगर ये आपका CH3 है, ये आपका COOH है, ये आपका H है और ये H है, अगर हम लोग इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दें और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दें, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ से COOH CH3 H और OH। मीन्स ये जो कंपाउंड है और वो ये जो कंपाउंड है, वो दोनों कंपाउंड सेम होंगे।
जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इनका RS नोमेनक्लेचर निकाल के चेक कर लेंगे कि जो RS नोमेनक्लेचर इसका होगा वही RS नाम इसका होगा। इट मीन्स ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड बिल्कुल सेम होगा, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड बिल्कुल सेम होगा। इट मीन्स जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन जो कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर हम लोग किसी भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में दो मतलब इवन नंबर में पेयर एक्सचेंज कर दें, जैसे 2 एक्सचेंज कर दें, 4 एक्सचेंज कर दें, तो जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड है और जो नया कंपाउंड बनेगा वो दोनों सेम होंगे। वो दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। ये ध्यान रख लेना, ये पहला रूल है आपका। अगर दूसरे रूल की बात करें हम लोग, दूसरा रूल क्या कहता है आपका? दूसरे रूल की बात करें, ये फर्स्ट रूल था इवन नंबर पेयर एक्सचेंज। अगर हम लोग सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल क्या कहता है कि सपोज ये आपका कोई फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है A, B, C और D, ठीक है, और ये आपका कायरल कार्बन है। इसमें हम लोग एक ग्रुप को या एक एटम को कांस्टेंट रख लें और इन तीनों को या तो क्लॉकवाइज घुमा दें या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, तो भी जो नया कंपाउंड बनेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल के सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, कैसा घुमाता हूँ? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा आपका? ये आपका A है, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा और यहाँ पे D आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है वो दोनों क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की, ये ध्यान रख लेना। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें भी डिस्कस करें, सपोज आपका जो कंपाउंड है वो CH3, Cl, CH और COOH है। मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ और इन तीनों को मैं क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, तो क्या बनेगा आपका? क्लॉकवाइज घुमाने से ये आपका कांस्टेंट है CH3 और क्लॉकवाइज घुमाने से यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे COOH। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, दोनों कंपाउंड बिल्कुल क्या होंगे? सेम होंगे। चाहे चेक कर लेंगे हम लोग आगे इस चीज़ को, हमने इसको प्रूव भी कर लेंगे आगे कि इस तरह का चेंज करने से जो नया कंपाउंड बनेगा वो ओरिजिनल कंपाउंड के सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो 2 रूल हो गए, इवन नंबर पेयर एक्सचेंज हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, दूसरा हो गया एक ग्रुप को कांस्टेंट रखते हुए बाकी 3 ग्रुप्स को अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो भी ओरिजिनल कंपाउंड के क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। एक और रूल है हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, ये सारी चीज़ें काम आएंगी जब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स का कि 2 कंपाउंड आपको दिए जाएंगे, दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तीसरा जो कंसेप्ट है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कि अगर पूरे के पूरे मॉडल को, जो हमारा मॉडल होगा उसको कितने डिग्री के कोण से रोटेट कर दिया जाए? 180 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दिया जाए, तो जो नया कंपाउंड बनेगा या जो नया प्रेजेंटेशन बनेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल के सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, लेकिन ध्यान रखना ये और कि जो मॉडल को जो रोटेट किया जाएगा 180 डिग्री के एंगल में वो सेम प्लेन में होना चाहिए। जो रोटेशन होगा 1 डिग्री का 180 डिग्री का वो किस में होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें भी हम लोग। सपोज हम लोग अब 2 कायरल कार्बन लेते हैं। 2 कायरल कार्बन में ये आपके पास A, B, C है और ये आपके पास X, Y, Z है। अगर हम लोग इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को सेम प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट कर दें, कितने डिग्री से? 180 डिग्री से रोटेट कर दें। 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या आएगा? देखो जो C है वो Z की जगह और Z C की जगह, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा और यहाँ पे Y आ जाएगा। अब ध्यान रख लेना, ये जो कंपाउंड, दोनों कंपाउंड होंगे आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन इन सेम प्लेन, ये ध्यान रख लेना, ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम होंगे, ये ध्यान रख लेना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की, ये ध्यान रख लेना। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या है? सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, किस टाइप के चेंज कर सकते हैं जिससे कि जो नया कंपाउंड बने वो बिल्कुल ओरिजिनल के सिमिलर हो, सेम हो।
तो ये हमारा पहला कंसेप्ट खत्म हो गया फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।